हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डियर सर पीसीएम में। तो हम आए हैं कक्षा 12 के एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं वो टॉपिक जिसका नाम है क्रिया की वेग या दर। अब देखेंगे हम अब क्रिया की वेग या दर क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि हाँ आखिर में पूरी पृष्ठभूमि क्या है। जैसे दोस्तों अगर क्या किया जाए, कोई क्रिया होती है, जैसे क्या हो, अगर देखे होंगे कि ये क्या हमारा आटा चक्की है, क्या ये हमारा आटा चक्की है। तो इसका अगर गेहूं निकल आटा निकल रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, आटा निकल रहा है। इसमें क्या भरा है, गेहूं भरा है, यहाँ से आटा निकल रहा है। तो ये तो है नहीं कि गेहूं एक बार समाप्त हो जा रहा है, आटा एक बार निकल जा रहा है। गेहूं ना तो एक बार में समाप्त होता है, ना ही आटा एक बार में निकलता है। क्या होता है, धीरे धीरे गेहूं कम होता है, धीरे धीरे क्या होता है, गेहूं कम होता है, धीरे धीरे गेहूं क्या होता है, कम होता है। और आटा क्या होता है, धीरे धीरे निकलता जाता है। आटा क्या होता है, धीरे धीरे निकलता जाता है। मान लीजिए पूरा कितने में हुआ, 1 घंटे में हुआ। एक क्रिया, अब क्रिया समझ लीजिए कि अब क्रिया हो रही है, क्या हो रहा है, अब क्रिया जैसे आर से पी में कोई एक क्रिया होता है। जैसे ये यही ले लीजिए NaOH प्लस HCl, ये क्रिया हुआ, हमारा क्या बना, NaCl, क्या बना मेरे भाई, NaCl प्लस H2O। तो ये तो है नहीं कि ये मान लीजिए अगर पूरा टोटल 15 ग्राम है तो 15 ग्राम एक बार में बन जाएगा। अरे 1 घंटे में अगर पूरा हो रहा है तो इसका मतलब भाई 1 मिनट में भी कुछ बना होगा, 1 मिनट में भी क्या होगा, कुछ क्रिया 1 मिनट में हुआ होगा। जैसे ये 15 ग्राम टोटल था, तो इधर जाना है, तो ये 1 घंटे में अगर 15 ग्राम गया है तो ये मिनट में भी कुछ ना कुछ जाएगा, 0.5 ग्राम या 0.23 ग्राम, जो कुछ भी जाए 1 मिनट में कुछ जाएगा। 1 मिनट में कुछ गया तो 1 सेकंड में भी कुछ जाएगा, 1 सेकंड में भी कुछ परिवर्तन तो होगा मेरे भाई। 0.2 हमने मान लिया होगा, कितना हुआ, 0.2 ग्राम का। 1 सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ, 0.2 ग्राम का। अगर इधर 0.2 ग्राम बन 1 घंटे में, अगर 15 ग्राम मान लीजिए, 1 घंटे में 5 ग्राम बना, कितना ग्राम बना, 5 ग्राम। तो 1 घंटे बाद हम देखेंगे जो इधर वाला है, जब 5 ग्राम उधर चला जाएगा मेरे भाई, तो ये कितना बचेगा, 10 ग्राम। सीधा इसी तरीके से समझिएगा कि गेहूं हमने मान लीजिए 50 किलो डाला है, कितना डाला, 50 किलो। हाँ चलिए 50 किलो डाल दिए। अब हमने देखा कि हाँ 10 ग्राम, 10 मिनट बाद क्या देखा हमने, 10 मिनट बाद देखा कि हाँ इधर 10 किलो क्या निकला, 10 किलो आटा निकल गया। क्या निकला मेरे भाई, 10 किलो आटा निकल गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, हाँ सर जी 40 किलो बचेगा। क्या बचेगा, 40 किलो। तो परिवर्तन कितना हुआ, कितना परिवर्तन हुआ मेरे भाई। तो यहाँ से निकालेंगे 50 - 10, कितना, 50 - 40 कितना आएगा, 10। 10 किलो कितना आया, 10 किलो। इसका मतलब क्या हुआ, परिवर्तन 10 किलो हुआ। 1 घंटे में, ये 10 मिनट में परिवर्तन कितना हुआ मेरे भाई, 10 किलो हुआ। अगर ये 10 मिनट में परिवर्तन, 10 मिनट में कितना हुआ, 10 किलो हुआ। तो ये 1 मिनट में भी तो कुछ होगा मेरे भाई, 1 मिनट में भी 1 किलो तक होगा। 1 मिनट में अगर हुआ है तो ये भी क्या होगा, 1 सेकंड में भी होगा। 1 सेकंड में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। 1 सेकंड में क्या होगा, परिवर्तन होगा। हमने मान लिया 0.2 किलोग्राम का हुआ, 0.2 किलोग्राम का हुआ। तो यही परिवर्तन किसी रासायनिक अभिक्रिया में 1 सेकंड में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है दोस्तों, अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की वेग या दर। तो हमने बताया दोस्तों कि कोई अभिक्रिया है, R से P में पूर्ण हो रहा है, तो ये 1 सेकंड में जितना परिवर्तन होगा, 1 सेकंड में होने वाला, 1 सेकंड में होने वाला डेल्टा सी, 1 सेकंड में होने वाला डेल्टा सी जो होता है, वही क्या होता है, अभिक्रिया का क्या होता है मेरे भाई, अभिक्रिया का वेग होता है। क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग। सी फॉर कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रता, सांद्रता का मतलब मात्रा। जैसे 10 ग्राम है तो इधर जो 2 ग्राम हो गया, तो इधर कितने की कमी आई है, 2 ग्राम की, कितने की कमी आई है। इधर देखेंगे तो हमारा 8 ग्राम बचेगा, कितने का कमी आया, 2 ग्राम का। तो 1 सेकंड में अगर 2 ग्राम की कमी आई है तो अभिक्रिया का वेग क्या है, 2। अभिक्रिया का वेग क्या है, 2। अभिक्रिया का वेग क्या है, 2। 1 सेकंड में होने अभिक्रिया के वेग, 1 सेकंड में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या है, अभिक्रिया की वेग। तो चलिए लिख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के, किसी रासायनिक
अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में 1 सेकंड में होने वाला परिवर्तन उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है। इसे R से व्यक्त करते हैं। इसे किससे लिखते हैं दोस्तों? R से व्यक्त करते हैं। R बराबर क्या होता है? डेल्टा C बटे में डेल्टा T। डेल्टा C का मतलब होता है दोस्तों सांद्रता में परिवर्तन। और ये क्या हुआ? समय में परिवर्तन। क्या है? समय में परिवर्तन मतलब कितना टाइम लगा। क्या लगा मेरे भाई? कितना टाइम लगा है। समय में होने वाला परिवर्तन, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन अभिकारक या उत्पाद दोनों के हो सकते हैं। जैसे क्या है, इधर R है, इधर क्या है? P है। तो P के भी सांद्रता में परिवर्तन हो सकता है, R के भी सांद्रता में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, जितना परिवर्तन R के सांद्रता में होगा उतना ही परिवर्तन P के सांद्रता में होगा। जितना परिवर्तन अभिकारक की सांद्रता में होगा उतना ही परिवर्तन प्रोडक्ट के सांद्रता, उत्पाद के सांद्रता में होगा। जैसे हमने क्या बताया, हमने डाला गेहूं 50 किलो। कितना डाला दोस्तों? 50 किलो। कुछ टाइम बाद वो कितना आटा निकला? आटा निकला हमारा 10 किलो। कितना निकला? 10 किलो क्या निकला? आटा निकला। तो पहले आटा कितना था? 0 था। कितना किलो था? 0 किलो था। तो इधर कितना आ गया? 10 किलो। तो हमने देखा परिवर्तन कितना आया? 10 माइनस 0 कितना आ गया? 10। अब जब 10 किलो आटा इधर हो गया दोस्तों, तो यहाँ गेहूं कितना बचा होगा? 40 किलो। कितना बचा होगा? 40 किलो। यहाँ से भी परिवर्तन हम देखें तो कितना आया हमारा? 10 किलो। हमने क्या देखा? अभिकारक और उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन जो है क्या है? समान है। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन है क्या हमारा? समान है। मतलब जितना परिवर्तन अभिकारक की सांद्रता में होगा उतना ही परिवर्तन उत्पाद की सांद्रता में होगा। तो एक बात यहाँ से और नोट करना है, इसका मात्रक क्या लिखेंगे दोस्तों? इसका मात्रक जो होता है मेरे भाई, मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स या गैसीय अभिक्रिया जो होगी दोस्तों, गैसीय अभिक्रिया मतलब अभिकारक क्या होगा? गैस होगा और उत्पाद भी क्या होगा? गैस ही होगा। क्या होगा मेरे भाई? उत्पाद भी क्या होगा? गैस होगा। तो वहां पर जो मोल प्रति लीटर होता है, क्या होता है? मोल प्रति लीटर। तो गैसीय में पढ़े होंगे दोस्तों एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब। क्या पढ़े होंगे? वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडल भी क्या होता है? यहाँ पर मोल प्रति लीटर के बराबर होता है। जो वायुमंडल होता है क्या होता है? मोल प्रति लीटर के बराबर होता है। तो गैसीय अभिक्रिया के लिए इसको भी हम कह सकते हैं मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स। या तो हमने क्या बताया, इसके बराबर क्या होता है? एटमॉस्फेयर। क्या होता है? एटीएम, जिसे लिख देते हैं शॉर्ट में, एटमॉस्फेरिक सेकंड इनवर्स। तो गैसीय अभिक्रिया के लिए मात्रक ये, और वैसे समान मात्रक जो होता है क्या होता है? मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स। गैसीय अभिक्रिया के लिए इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के तरफ, जिसका नाम है औसत वेग। क्या नाम है मेरे भाई? औसत वेग। औसत वेग हमें क्या देखना है दोस्तों?
औसत वेग। देखेंगे औसत वेग क्या होता है। औसत वेग, तो एडिंग डालना है औसत, औसत वेग। यही जो होता है दोस्तों अपक्रिया के वेग या दर का प्रकार है। पहला प्रकार है औसत वेग, दूसरा प्रकार क्या है हमारा तात्क्षणिक वेग। दूसरा प्रकार क्या हमारा तात्क्षणिक वेग। पहला क्या है औसत वेग, दूसरा क्या है तात्क्षणिक। पहला क्या है मेरे भाई औसत है, दूसरा क्या है तात्क्षणिक है। दोनों में क्या अंतर है हम देखेंगे ध्यान से। औसत वेग जो होता है दोस्तों क्या होता है, जैसे हमने क्या बताया एकांक समय में, एक सेकंड में, तो इसका मतलब है जैसे देखिएगा औसत लिखा गया, क्या लिखा गया औसत, यहाँ पर कौन सा वेग लिखा गया तात्क्षणिक। औसत वेग लिखा तो इसका मतलब दोनों भी क्या होगा, जब उसी के प्रकार हैं तो एक सेकंड में होने वाला परिवर्तन ही होगा, एक सेकंड में होने वाला परिवर्तन ही होगा। तो औसत में क्या बात होती है दोस्तों, क्या होता है औसत में मेरे भाई, ये होता है मेरे भाई निश्चित क्षण पर, क्या होता है निश्चित क्षण पर होने वाला परिवर्तन, निश्चित क्षण पर होने वाला परिवर्तन। और ये जो होता है मेरे भाई क्या होता है निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल, समय अंतराल। अब दोनों में क्या फर्क होता है मेरे भाई देखेंगे। निश्चित समय अंतराल मतलब डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी का मतलब क्या है मेरे भाई, यहाँ पर निश्चित समय अंतराल है, यहाँ पर क्या है निश्चित क्षण पर। औसत वेग में जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद में एक निश्चित समय अंतराल में जितना परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं औसत वेग। और तात्क्षणिक वेग में क्या होता है एक निश्चित समय, एक निश्चित क्षण dt पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है क्या कहलाता है तात्क्षणिक वेग। तो हम देखेंगे निश्चित समय अंतराल और निश्चित क्षण क्या होता है, जैसे हमने क्या कहा दो, अब निश्चित समय अंतराल का मतलब 2 घंटे, क्या आ गया 2 घंटे, क्या आ गया मेरे भाई 2 घंटे। अब 2 घंटे कहाँ से हो सकते हैं, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक भी हो सकते हैं, 1 बजे से 3 बजे तक, 1 बजे से 3 बजे तक। यहाँ हमने देखा कितना टाइम हुआ 2 घंटा, कितना हुआ 2 घंटा। यहाँ पर समय अंतराल क्या समान है। अगर हम और बात करें तो 12 बजे से लेकर क्या देख सकते हैं दोस्तों, 12 बजे से क्या देख सकते हैं 2 बजे तक, 12 बजे से 2 बजे तक यहाँ भी क्या निश्चित समय अंतराल है, कितना है 2 घंटा, कितना दोस्तों 2 घंटा, कितना है 2 घंटा। लेकिन निश्चित क्षण की बात किया जाएगा तो 12 बजे जब बात किया जाएगा मेरे भाई 12 बजे, इसका मतलब होता है टू द पॉइंट, क्या होता है टू द पॉइंट। 12 बजे बात किया जाए तो 12 बजे भी वो अपक्रिया होनी चाहिए, क्या होना चाहिए 12 बजे ही वह क्रिया होनी चाहिए, क्या होना चाहिए 12 बजे ही वह क्रिया होनी चाहिए। 1 बजे की बात किया जाएगा तो 1 बजे ही होना चाहिए, 1 बजे की बात किया जाए तो 1 बजे ही होना चाहिए। 11 बजे की बात की जाए तो 11 बजे ही वह क्रिया होना चाहिए। निश्चित क्षण का मतलब निश्चित है, 11 बजे का तो 11 ही, 12 बजे का तो 12 ही, लेकिन निश्चित समय अंतराल हमने क्या देखा 1 बजे से 3 बजे तक, 12 बजे से 2 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक भी ले सकते हैं। मतलब जो समय का अंतर होगा मेरे भाई 2 घंटे का होगा, क्या होगा 2 घंटे का होगा, लेकिन ये जो होगा टू द पॉइंट होगा। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं। औसत वेग, क्या देखेंगे मेरे भाई औसत वेग, तो क्या लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक, अभिक्रिया के अभिकारक अथवा उत्पाद में, उत्पाद में एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में, समय अंतराल में जितना, एक निश्चित समय अंतराल में जितना परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है उसे, उस अभिक्रिया की, उस अभिक्रिया की, अभिक्रिया की
औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? औसत वेग। औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। तो नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो मेरे भाई अब औसत वेग है, इसे भी क्या कर सकते, इसे हमने वहां पर देखा क्या था, आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? आर एवरेज। क्या प्रदर्शित करेंगे दोस्तों? आर एवरेज। किससे पर लिखेंगे? आर एवरेज। आर एवरेज, इसे आर एवरेज या इसी को क्या लिख देते हैं? ए बी आर। क्या लिखते हैं मेरे भाई? ए बी आर। क्या लिख देते हैं? ए बी आर। क्या लिख देते हैं? ए बी आर, या इसी को क्या लिख देते हैं? ए बी। कुछ भी लिख सकते हैं, ये लिख दीजिए या क्या लिख दीजिए? ए बी आर। ए बी आर ज्यादा सही रहेगा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ए बी आर से। इसे ए बी आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में यहाँ से देखेंगे दोस्तों, आर एवरेज बराबर होता है क्या? आर एवरेज बराबर डेल्टा सी बटे में डेल्टा टी। अब हम देखेंगे डेल्टा सी और डेल्टा टी क्या होता है। तो माना, क्या देखेंगे? माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से पूर्ण होती है। मतलब R1 से क्या बना? P1। अब कुछ समय बाद क्या देखेंगे दोस्तों? कुछ समय बाद, चलिए ऊपर देख लेते हैं मेरे भाई। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्या देखा हमने? चलिए ये भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से पूर्ण होती है। हमने क्या मान लिया मेरे भाई कि R1 से कुछ समय में क्या बना? P1। क्या बन गया? P1। अब यहाँ पर हमने क्या देखा? कुछ समय बाद हमने यहाँ पर देखा, पहले क्या था? R1 था, इधर का क्या था? P1। मतलब पहले जो प्रारंभिक सांद्रता थी, जब मेरे भाई अभिक्रिया चालू नहीं हुई थी, तो जो अभिकारक था वो R1 था, उत्पाद जो था क्या था? P1। अब कुछ समय तक अभिक्रिया चला। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 किलो गेहूं था, यहाँ पर आटा कितना था? 5 किलो था। तो ये अभी क्या काम रुका हुआ था? क्या था? आटा काम रुका हुआ था। तो यहाँ से कुछ समय बाद क्या किया गया? मशीन को चलाया गया। क्या किया गया? मशीन को चलाया गया। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये जो था R1 था, ये क्या था? P1 था। अब मशीन को चलाया गया तो ये कुछ कम होगा तो इसे नाम क्या दिया गया? R2। ये कुछ ज्यादा होगा तो इसे नाम क्या दिया गया? P2। तो यहाँ से क्या आया हमारा? कुछ समय बाद ये R2 आ गया, यहाँ से कुछ समय बाद क्या आ गया? P2 आ गया। क्या आ गया? R1 बराबर P1। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? जब अभिकारक के आधार पर ज्ञात करेंगे, जब अभिकारक के आधार पर ज्ञात करते हैं। जब अभिकारक के आधार पर ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो अभिकारक के आधार पर हम माइनस लेते हैं। माइनस क्यों लेते हैं? अब हमने देखा कि अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है? घट रही है। अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है मेरे भाई? घट रही है। यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे 5 किलो था तो आटा क्या होता है? जब मशीन में डाला जाता है तो आटा हमारा हमेशा बढ़ता रहता। 5 से 6 होगा, 6 से 7 होगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। लेकिन गेहूं क्या होगा? गेहूं घटता जाएगा। 10 किलो है तो 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा। तो जो गेहूं होता है वो अभिकारक होता है, जो आटा होता है उत्पाद होता है। तो अभिकारक की सांद्रता क्या होती है? घटती जाती है। क्या होता है दोस्तों? अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है। तो R बराबर होता है
डेल्टा सी बटे में डेल्टा टी। क्या होता है मेरे भाई? डेल्टा सी बटे में डेल्टा सी। सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रता। सांद्रता का मतलब होता है मात्रा की कितना मात्रा में परिवर्तन हुआ। यहाँ माइनस क्यों लगाया गया? माइनस इसलिए लगाया गया कि जो यहाँ पर ये माइनस इस चीज को दिखा रहा है कि जो हमारा है ये अभिकारक घटता जा रहा है। क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। अभिकारक की मात्रा करेंगे तो R1 हमेशा ज्यादा रहेगा किससे? R2 से। किससे ज्यादा रहेगा? R2 से। यही दिखा रहा है कि जो हमारा R1 है वो घटता जा रहा है, जो R2 है वो क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। क्या है? अभिकारक क्या हमारा घटता जा रहा है। यहाँ से अगर इसी को लिखा जाए दोस्तों तो क्या लिख सकते हैं? R2 माइनस का R1। क्या लिखेंगे? R2 माइनस का R1 और बटे में डेल्टा टी है मेरे भाई। डेल्टा टी को ऐसे रहने दीजिए, या डेल्टा टी को भी लिख सकते हैं डेल्टा T1 T2, डेल्टा T2 माइनस का डेल्टा T1। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा T2 माइनस का डेल्टा T1। और नहीं करना चाहें तो वैसे रहने दे सकते हैं, डेल्टा मत लगाइए मेरे भाई, ये बात गलत हो जाएगा। T2 माइनस का T1। और हम क्या करेंगे? उत्पाद के आधार पर, जब उत्पाद के आधार पर ज्ञात करते हैं, उत्पाद के आधार पर ज्ञात करते हैं। अब कारक के आधार पर ज्ञात करते हैं दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? R बराबर डेल्टा सी बटे में डेल्टा टी। यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिया गया? यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। जो उत्पाद का मान है क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। उत्पाद का मान क्या हो रहा है दोस्तों? बढ़ता जा रहा है। उत्पाद का मान जब बढ़ता हो रहा है इसका मतलब प्लस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा? P2 माइनस का P1। क्या होता है मेरे भाई? P2 माइनस का P1। P2 माइनस का P1 बटे में T2 माइनस का T1। यहाँ पर दोस्तों बाहर माइनस लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाहर माइनस लगा सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के तरफ जिसका नाम है तात्क्षणिक वेग। क्या नाम है मेरे भाई? तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग। अब तात्क्षणिक वेग में हमने बता दिया मेरे भाई कि जो तात्क्षणिक वेग होता है वो एक निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग। तो क्या लिखेंगे? एक निश्चित क्षण। आप लिख लीजिएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद में, चलिए वैसे लिख दे रहे हैं जिस तरीके से लिखे थे, किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में एक निश्चित क्षण dt पर होने वाले परिवर्तन dc को उस रासायनिक अभिक्रिया की तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसे दोस्तों वहां पर हमने क्या देखा? आर एवरेज से। इसे किससे लिखते हैं? आर इंस्टेंट से। किससे लिखते हैं दोस्तों? आर इंस्टेंट से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखते हैं? आर इंस्टेंट से प्रदर्शित करते हैं।
इसे आर इंस्टेंट से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आर इंस्टेंट बराबर होता है, आर इंस्टेंट बराबर क्या होता है, डेल्टा टी डी टी। क्या लिखेंगे दोस्तों, डी टी बटे में डी सी बटे में डी टी। मेरे भाई क्या लिखेंगे, डी सी बटे में डी टी, डी सी बटे में डी टी। क्या लिखेंगे, डी सी बटे में डी टी। क्या लिखेंगे मेरे भाई, डी सी बटे में डी टी। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। डीसी बटे में dt। क्या लिखते हैं मेरे भाई, डीसी बटे में dt। यहाँ पर प्लस माइनस होता है, क्या होता है, प्लस माइनस होता है जब अभिकारक के लिए करते हैं, अभिकारक के लिए, अभिकारक के लिए, अभिकारक के लिए। अभिकारक को किससे लिखते हैं दोस्तों, आर से। तो क्या लिखेंगे, आर इंस्टेंट बराबर, अभिकारक के लिए क्या लिखेंगे, आर इंस्टेंट बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस का डी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आर, और नीचे क्या लिखेंगे डी टी बराबर। और उत्पाद के लिए क्या होता है, डी प्लस का यहाँ होता है दोस्तों, उत्पाद को किससे लिखते हैं, पी से। नीचे क्या आ जाएगा, डी टी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अपक्रिया की ताक्षणिक वेग के लिए वेग व्यंजक क्या होता है। बहुत ही आसान है मेरे भाई, जैसे इस तरीके से ताक्षणिक वेग हमने ज्ञात किया था। तो लिखेंगे अभिक्रिया, कहाँ गया मार्कर यार, मार्कर, अभिक्रिया के ताक्षणिक वेग के लिए, ताक्षणिक वेग के लिए वेग व्यंजक, वेग व्यंजक। तो हम पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, वही लिखेंगे जैसे क्या होता है ताक्षणिक वेग व्यंजक। किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं, किस तरीके से क्या कर सकते हैं, अब ताक्षणिक वेग को ज्ञात कर सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ अगर अभिकारक एक उत्पाद एक है तो हम बड़े आसानी से ही ज्ञात कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, क्या संबंध होता है। तो हम क्या लिखेंगे, माना कोई अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से पूर्ण होती है। माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से क्या होती है, पूर्ण होती है। निम्न प्रकार का मतलब क्या दोस्तों, जैसे क्या हो, ए हो, बी हो, क्या बनाए, सी बनाए, और उसके बाद में क्या बनाए, डी बनाए। क्या बनाए मेरे भाई, तो इसके आधार पर इस तरीके की कोई अभिक्रिया है तो यही होता है ताक्षणिक वेग के लिए वेग व्यंजक। तो ताक्षणिक वेग के लिए वेग व्यंजक क्या होगा दोस्तों, ताक्षणिक वेग के लिए वेग व्यंजक क्या होगा, हम उसी को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो वहां पर जैसे हम निकालते थे अभिकारक के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, तो ये दोनों भी हमारे क्या दोस्तों अभिकारक हैं, ये भी क्या है, उत्पाद हैं। तो वहां पर एक था तो हमने कह दिया अभिकारक के आधार पर, और किसके आधार पर, उत्पाद के आधार पर। लेकिन हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ए के आधार पर, बी के आधार पर, सी के आधार पर, उसके बाद में किसके आधार पर, डी के आधार पर। तो पहले किसके आधार पर निकालेंगे, ए के आधार पर। किसके आधार पर निकालेंगे दोस्तों, ए के आधार पर, ये के आधार पर। तो ये के आधार पर क्या होगा दोस्तों, हमें पता है हम किससे लिखते हैं, इसे किससे लिखते हैं मेरे भाई, आर इंस्टेंट से। किससे लिखते हैं, आर इंस्टेंट से। तो आर इंस्टेंट बराबर क्या होगा, माइनस का डी ए बटे में डी टी, माइनस का डी ए बटे में डी टी। अब हमने डी ए क्यों लिया, आपको पता, माइनस का क्यों लिया, आपको पता होगा कि जब अभिकारक की सांद्रता लिखते हैं तो किस क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता हमेशा क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो बी के लिए भी लिखेंगे, बी के लिए भी क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा माइनस का डी बी बटे में डी टी। क्या होगा, माइनस का डी बी बटे में डी टी बराबर होगा सी के, किसके। चलिए इसे हमने लिख दिया, लेकिन इस तरीके से कीजिएगा। उसके बाद में क्या लिखेंगे,
ए के आधार पर हमने देख लिया, फिर बी के आधार पर, किसके आधार पर देखेंगे दोस्तों, बी के आधार पर। बी के आधार पर भी वही होगा, आर इंस्टेंट बराबर माइनस का डी ए बटे में डी टी। उसके बाद में क्या देखेंगे दोस्तों, सी के आधार पर, अक्रिया का वेग क्या है। सी के आधार पर भी देखेंगे, आर इंस्टेंट बराबर माइनस का डीसी बटे में डी टी। डी के आधार पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ माइनस नहीं लगेगा मेरे भाई, क्योंकि ये क्या उत्पाद आ गया डी के आधार पर। अक्रिया का वेग क्या होगा, डी के आधार पर हमारा आएगा मेरे भाई, आर इंस्टेंट बराबर किससे आएगा, डी। उसके बाद में क्या आएगा, डी बटे में क्या आ जाएगा, डी टी। क्या आ गया, डी टी। अब हमने देखा मेरे भाई, आर इंस्टेंट सभी क्या है, बराबर है। सभी क्या है मेरे भाई, बराबर है। सभी क्या है, बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए ऊपर लिखते हैं। सभी को क्या कर सकते हैं मेरे भाई, बराबर करके लिख सकते हैं। सभी को क्या कर सकते हैं, बराबर करके लिख सकते हैं। आर इंस्टेंट बराबर माइनस का डी ए बटे में डी टी। हमने देखा आर इंस्टेंट डी ए के बराबर है। और आर इंस्टेंट क्या है, किसके बराबर है दोस्तों, आर इंस्टेंट किसके बराबर है, डीसी के बराबर भी है। क्या, माइनस का डीसी बटे में डी टी। और ये किसके बराबर है मेरे भाई, डी। यहाँ पर बी भी अभी है मेरे भाई, बी। यहाँ पर क्या आएगा, डीसी बटे में डी टी। और ये क्या है, डी डी बटे में डी टी। ये हमने देख लिया वेग व्यंजक, किसके आधार पर, क्रिया की तात्क्षणिक वेग के आधार पर हमने वेग व्यंजक निकाल लिया। अब अगर क्या हो मेरे भाई, जैसे हमने तो यहाँ पर बता दिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर क्या हो, यहाँ पर क्या हो जाए मेरे भाई, देख लीजिएगा। यहाँ पर जैसे ये हो जाए ये और प्लस ये हो जाए बी कोई नंबर हो सकता है, जैसे देखे होंगे 2NaCl और प्लस 3HCl, कुछ इस तरीके से कोई क्रिया जब होती है मेरे भाई, तो यही जो नंबर आगे वाला है, यही क्या है, ये और बी। इस तरीके से जब आता है तो इससे हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं। क्या, ये जब कोई क्रिया ये और प्लस बी और से सी और प्लस डी से पूर्ण होगा, डी के तरीके से पूर्ण होगा, तो जो आर इंस्टेंट आएगा मेरे भाई, आर इंस्टेंट जो आएगा, ये होगा, ये बटे में लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ये बटे में लग जाएगा। बाकी जैसे किए थे वैसे कर देंगे। डी यहाँ पर माइनस होता है दोस्तों, माइनस आ जाएगा डी ए बटे में डी टी। क्या आ जाएगा, डी ए बटे में डी टी। बी के लिए निकालेंगे तो एक बटे में बी, माइनस होता, माइनस लगा देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी। क्या आ जाएगा, डी बटे में डी टी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस नहीं, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, प्लस का आएगा, एक बटे में सी और उसके बाद में डी सी बटे में डी टी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बटे में डी और डी बटे में डी टी। इस तरीके का होगा। तो इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम अगले लेक्चर में इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल जरूर देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बोर्ड पेपर में हर बार इस डेरिवेशन से एक ना एक सवाल जरूर आता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सच में ये वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।